ख़वातीन व हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मोल हूँ। चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली फॉर्मर मिनिस्टर मेहमान हैं हमारे। बात करेंगे राजौरी में 2-3 दिन पहले जो कुछ हुआ। ज़ुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल भी आपसे बात करने की कोशिश हमने की, लेकिन कल चूंकि आप जम्मू से बाहर थे और नेटवर्क इस तरह का था कि आपसे बात नहीं हो पाई। आज आप वापस जम्मू में हैं। सर, ये बताइएगा, राजौरी में जो कुछ हुआ, उस फैमिलीज के साथ तो हमारी हमदर्दियां हैं ही, लेकिन क्या राजौरी एक नया मैदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं दहशतगर्द? क्योंकि 1-1.5 साल पहले हमने देखा था कि राजौरी में इस तरह की एक्टिविटीज की गई थी। किया जाए कि उसमें उतनी जानें नहीं गई, लेकिन यहाँ 6 लोगों की जान चली गई। सर, सबसे पहले तो मैं उन फैमिलीज के साथ जिनके अजीज़ो कारब दुनिया से चले गए और इस दहशतगर्द हमले का शिकार हुए हैं, मैं उनके साथ अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। और हमने पहले भी, मैं बैरून रियासत था, वहाँ मुझे पता चला, मैंने उस वक्त भी इसकी जितनी कड़े अल्फाज में मजम्मत की जा सकती थी वो की है। बदकिस्मती की बात है कि हम पिछले 30 साल से एक ऐसी जो प्रॉक्सी वार है उसका सामना कर रहे हैं। और रजौरी पुंछ पर्टिकुलर जो रीजन है वो बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी हमेशा जो है जो दहशतगर्द हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो अमन के मुखालिफ लोग हैं, उनके निशाने पे ये रहता है, टारगेट रहता है। और इजी भी है क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर और जियोग्राफिकल जो इसकी लोकेशन है उसकी वजह से। तो बदकिस्मती की बात है। और हमारा मजहब भी ये कहता है कि एक बेगुनाह का खून जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है, एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो हम जहाँ छोटे छोटे बच्चे, 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, बाप बेटे की जान चली गई, तो इससे बदकिस्मती का और क्या वाक़ा हो सकता है। हम लोग तो सिर्फ बैठ के स्टूडियो में मजम्मत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस पे बहुत संजीदगी से इस वार का मुकाबला करने की ज़रूरत है और हम सबको करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अकेले लेवल पे या आवाम के लेवल पे ही सारा पॉसिबल नहीं है। एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसके लिए एक सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ये इस किस्म के वाक़यात जो है वो बार बार उन्मा ना हो। और अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 1-1.5 साल से रजौरी पुंछ में 3-4 बड़े हादसे हो गए हैं। और इसका इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे लोग सिंक करते हैं, जब इतना हमारा बॉर्डर जो है वो सील्ड बॉर्डर है और उस बॉर्डर से इतनी फेंसिंग हुई है, इतना गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा है बॉर्डरों को सील करने के लिए, और फिर कैसे लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके विद हैवीली आर्म्ड एंड एम्यूनिशन आ जाते हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मुरादपुर में, आर्मी का जो एम्यूनिशन डिपो है, जीएच हॉस्पिटल है, उसके सामने वहाँ पे 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों का कत्ल हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग। उससे पहले दरहाल के पीछे 4-5 लोग जो आर्मी के थे वो शहीद हो गए वहाँ पे। और ये जाके मिनॉरिटी तबका के लोगों को टारगेट बनाया गया। जब मिनॉरिटी तबका के लोगों को टारगेट बनाया जाता है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसके पीछे बहुत गहरे अज़ाइम होते हैं कि जब आप मिनॉरिटीज को टारगेट करो तो डेफिनेटली एक मिनॉरिटी को एक एंगर होगा अगेंस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी। बिल्कुल। और मिनॉरिटी ऑलवेज जो है, चाहे वो इंडिया में हो या जम्मू कश्मीर में हो या रजौरी में हो या किसी गांव में हो, मिनॉरिटी जो है वो हमेशा एक मेजॉरिटी के मर्जी पे रहती है और मेजॉरिटी पे उसका बहुत दारो मदार होता है। तो मुझे लगता है कि रजौरी के जो लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं। उन्होंने हमेशा भाईचारे को, कोई भी वाक़ा हुआ हो, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़ात हुए हैं, लेकिन रजौरी पुंछ के लोगों ने इसको बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई दिया। और कभी भी वो जो एक कम्युनल वेज क्रिएट करने की कोशिश की गई दोनों तबका जात के बीच में, वो लोगों ने नाकाम किया है। उसमें किसी सरकार जी। का या किसी और का रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ के लोग बहुत अक्लमंद हैं। जी। और हमारी जो एक सिचुएशन है रजौरी पुंछ के लोगों की, हम बॉर्डर पे लोकेटेड लोग हैं। फर्स्ट जो टारगेट है हम ही लोग होते हैं। और हमारे लोगों ने हमेशा दहशतगर्दी का जो मुकाबला किया है बहुत हिम्मत से, बड़ी दलेरी से, और बहुत सारी कीमती जानें भी उसमें
गई हैं। तो मुझे लगता है कि राजौरी पुंछ के बहादुर लोग हमेशा इसका मिलजुल, irrespective of our religion, irrespective of our community, caste, culture, whatsoever it is, but हम यूनाइटेडली, हमारा लोगों का ये एक एफर्ट रहेगा कि टू फाइट जी अगेंस्ट द टेररिज्म एंड टू स्टैंड फॉर द sovereignty and integrity of the country. जी जुल्फकार साहब, राजौरी पुंछ के लोग अमन पसंद हैं। राजौरी पुंछ के लोगों ने कई सालों से इन तमाम चीजों का मुकाबला किया है जो आप फरमा रहे हैं। क्या जो अमन पसंद राजौरी पुंछ के लोग हैं, राजौरी पुंछ के लोगों में आपसी प्यार और मोहब्बत जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से एक उसमें हवा पैदा की जाए और ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ये राजौरी पुंछ में जो एक मिसाल है भाईचारे की, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है सर? देखिए, प्रॉक्सी वार है, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस पे क्या इनके अजाइम, क्या कारफरमा हो सकते हैं, इनके क्या अजाइम है इसके पीछे, इसके बारे में तो हम लोगों को तो पता नहीं हो सकता ना। यहाँ पे के लिए जो इंटेलिजेंस लोग हैं उनको ज्यादा इनपुट्स होंगे कि क्यों किया जाता है। बट जो बज़ाहिर एक चीज विजिबली लगती है, देखने में दिखता है, वो यही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है राजौरी पुंछ में, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है भाईचारा है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और उसका जो इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे उसके दूसरे इम्पैक्ट नजर आते हैं। और थ्रू आउट देखिए, लोगों में आपसी, यहाँ के लोगों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिनॉरिटी का एक घर होता है, हिंदू का एक घर है, तो जहाँ 99 घर मुसलमानों के हैं, वो सुरक्षित है। और वो पिछले 20 सालों में कभी उसने 20-30 साल की इस मिलिटेंसी में उनको घरों से पलायन नहीं करना पड़ा, उनको कश्मीर की तरह माइग्रेट नहीं करना पड़ा। जो बिल्कुल। रजो की मेजॉरिटी ने हमेशा माइनॉरिटी के साथ एक बहुत प्यार का एक रिश्ता रखा है। और जितना मेरे ख्याल से सफर यहाँ पे इस तबका के लोग मुस्लिम ज्यादा सफर किए हैं बनिस्बत के दूसरी कम्युनिटी के। तो मुझे लगता है कि हमें इसको एक इंसानियत के नजरिया से देखना होगा, और इंसानियत के नजरिए से ही देख के आगे चलना होगा। कत्ल मुसलमान का हो, हिंदू का हो, कत्ल तो इंसान का होता है। जी बेगुनाह तो किसी मजहब उसका कोई भी हो, लेकिन मरता तो एक बेगुनाह शहरी है, निहत्था शहरी मरता है। तो इसकी मजम्मत ही की। और राजौरी पुंछ के लोगों को इस चीज की मुबारक देनी चाहिए कि इन्होंने हमेशा इस चीज का, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, देखिए दुश्मन के अजाइम क्या होंगे, दुश्मन चाहता है अफरा तफरी, दुश्मन चाहता है लोग आपस में लड़े, उनका मोटिव तो इसी में अचीव हो जाता है कि लोग आपस में लड़े। तो लोगों बिल्कुल। की इसी में होती है कि वो अगर प्रॉपरली अपना आपसी भाईचारा जो है उसको बरकरार रखे और इन चीजों को डिफीट करें, तो तभी चल के हम अपना अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ सीरियस स्टेप्स उठाने की जरूरत है कि ये जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी का एक राइज एंड फॉल पीरियड होता है। ये तो बड़े बड़े जो डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट होंगे वो इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सीरियस अभी अगर एक सीजन हमारा टूरिज्म का अच्छा है तो हम उसको अमन नहीं कह सकते। कंटिन्यूसली वी नीड पीस फॉर फॉर ए डेकेड और 2 decades। 10-20 साल अमन रहेगा तो फिर उसके बाद हम जाके कहेंगे कि अब अमन हो चुका है। और जो इसका एक सोर्स है, उस सोर्स पे काम करने की जरूरत है जहां से मिलिटेंसी ओरिजिनेट होती है। ठीक। अगर आप उस सोर्स के साथ पे बात नहीं करोगे, उसके सोर्स पे काम नहीं करोगे, तो आगे से हम कितने ही सफाई करते रहेंगे, लेकिन गंदगी तो आती रहेगी। उस गंदगी को साफ करने के लिए वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी सीरियसली एंड वेरी स्ट्रेटेजिकली। जुल्फ़िकार साहब, अब ज़रा इस चीज़ पे आते हैं, थोड़ा-सा अगर हम सोचें इस पे कि बॉर्डर बहुत ज़्यादा सील हैं, हमारी एजेंसीज़ भी बहुत एक्टिव हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह के हादसात सानहे हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान हमारी एजेंसीज़ पे तो लगता है सर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां प्रॉक्सी वार हो, ये वार नहीं है। वार होती है आमने सामने, वार होती है, एक बंदा लड़ने के लिए आता है, सामने वाला लड़ने के लिए तैयार होता है, वो आमने सामने जंग होती है, वो लड़ते हैं आपस में। लेकिन एक छुप के एक आदमी आएगा, वो मेरे घर में वार करके चला जाएगा, निकल जाएगा,
تو اس میں فورسز کا اتنا بڑا رول نہیں بن پاتا جتنا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول بنتا ہے. جی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کام تو کر رہی ہوں گی لیکن ان کو اور زیادہ اویئر رہنے کی. دیکھیے انسیڈنٹ ہونے سے پہلے ان کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات. اس کے لیے اگر ہمارے دشمن نے اگر پلاننگ کی ہے تو ہمارے فورسز کو ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے پاس پری انفارمیشن ہونی چاہیے تھی, اور ان ایریاز کو جو وینریبل ایریاز تھے ان وینریبل ایریاز کو اور زیادہ سے اس پہ نظر رکھی ہوتی کہ اس قسم کا واقعات رونما نہ ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نیڈز مور ویجیلنٹ ایز کمپیئر ٹو دا فورسز ٹو فائٹ دس ٹیررزم. بالکل سر, بالکل سر. سر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, جیسے آپ نے بتایا بھی بہت کچھ. پچھلے سال 1 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ راجوری شہر کے بیچ میں ایک گھر پہ کوئی گرنیڈ پھینک کے کوئی شخص چلا گیا تھا اور پھر وہ کچھ پتا نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں. سر جب بھی اس طرح کے حادثات یا اس طرح کے حملے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہاتھ ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے علاقے کو. لیکن جو ہی ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا ہوگا, اس نے کیا اور وہ بھاگ گیا. تو یہ جو بھاگ جانے والا وہ ایک ہمارے ذہن میں سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ بھاگ کیسے جاتا ہے سر شہر کے بیچوں بیچ. ایجنسیز مطلب کرتی کیا ہے, کیسے چلے جاتے ہیں سر یہ لوگ؟ دیکھیے میں نے یہی بات کہا ہے کہ پراکسی وار میں جب پراکسی وار پیچھے سے کی جاتی ہے, آپ کو چھپکے سے جو حملے ہوتے ہیں اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور سترک رہنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ ویجیلنٹ اور افیکٹو ہونے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو فورسز ٹو فائٹ بیک. دیکھیے رجوری کی مسٹری سالو ہو گئی, رجوری کہا گیا پہلے یہ بلاسٹ ہوا وہ بلاسٹ ہوا, الٹیمیٹلی دا مین واز ٹریپڈ, ہی واز کیپچرڈ. ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک وہ تو سب کو پتا ہے کہ کتنا بڑا ایک جو ایک کنڈیوٹ تھا ان کا. He was arrested and he disclosed many things, and on his inputs many مطلب کوٹرنکا میں بلاسٹ ہوا, اور جگہوں پہ کرنے کی ان کی سازش تھی, کیسے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا تھا. کافی چیزیں سالو ہوئی لیکن ہوئی بہت نقصان ہونے کے بعد. لیکن یہی ہے کہ اگر ایجنسیاں ویل ان ٹائم اویئرڈ ہوں گی, ویل ان ٹائم ویل انفارمڈ ہوں گی, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ٹالا جا سکتا ہے. یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو ٹالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ ویجیلنٹ رہیں گے اس کے لیے, اور لوگوں کو بھی ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پراکسی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. پراکسی وار اسٹل کنٹینیوز, اینڈ آئی ڈونٹ فورسی اینی ارلی اینڈ آف دس ٹیررزم. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.